प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्रुप 16 के एलिमेंट से ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अणु सूत्र जो है क्या होता है, O2। ठीक है, अणु भार इसका कितना होगा, तो अणु भार हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, वाष्प घनत्व कितना होगा, तो वाष्प घनत्व आपको बताया गया है कि वाष्प घनत्व बराबर होता है अणु भार बटा 2। अणु भार का आधा होता है वाष्प घनत्व, तो अणु भार 32 है तो वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यह हवा से हल्का होगा कि भारी, आपको बताया गया है कि यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से कम हो तो हवा से क्या होगा, हल्का होगा, और यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक हो तो हवा से क्या होगा, भारी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी गैस के बारे में आप बता सकते हैं कि वह गैस हवा से हल्का है कि भारी। यदि गैस का वाष्प घनत्व कैसे पता चलेगा, तो अणु भार का आधा कर देंगे। यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से कम है तो हवा से हल्का होगा, और यदि वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक है तो हवा से भारी होगा। अब इसका वाष्प घनत्व कितना है, 16 है, तो यह हवा से क्या होगा, भारी। यानी ऑक्सीजन गैस के बारे में हम लोग जाने कि यह हवा से भारी होगा। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन जो है वह अर्थ क्रस्ट पर पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है ना। ऑक्सीजन, पृथ्वी की वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है, 21%। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस पृथ्वी की वायुमंडल में कौन सा है, तो ऑक्सीजन। तो लिखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है। ठीक है, सबसे अधिक कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना, तो 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 21%। ठीक है, ऑक्सीजन गैस पृथ्वी की सतह पर कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे का जो हरा भाग होता है, ग्रीन पत्तियां होती हैं, या जो भी हरा भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है। यानी ऑक्सीजन गैस किस प्रक्रम द्वारा बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, में बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो ये रिएक्शन होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये मिलकर क्लोरोफिल
पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और सनलाइट सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2। ये ऑक्सीजन गैस हो गया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन। एक तरह से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, अणु सूत्र O2 हो गया, अणु भार 32, वाष्प घनत्व 16। ऑक्सीजन हवा से हल्का होता है कि भारी, इसके बारे में बताया कि कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन, कोई भी गैस, यदि पता करना है कि वह हवा से हल्का होगा भारी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वाष्प घनत्व निकालेंगे। वाष्प घनत्व कैसे निकलेगा, तो अणु भार का आधा कर देंगे, वाष्प घनत्व निकल गया। अब यदि वाष्प घनत्व 14.4 से कम होगा तो हवा से हल्का होगा, वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक होगा, हवा से भारी होगा। ऑक्सीजन का वाष्प घनत्व कितना है, 16 है, 14.4 से अधिक है, इसलिए हवा से भारी होगी, हवा से भारी होगी। ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सेकेंड कौन होता है, सिलिकॉन। ये सब आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। फर्स्ट पोजीशन होता है पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन का, सेकेंड सिलिकॉन का, थर्ड एल्यूमिनियम का। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाया जाने वाला फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, द्वितीय सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, तृतीय सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम। और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला गैस है 21%, पहला नाइट्रोजन 78%। किस प्रोसेस द्वारा नेचुरली ऑक्सीजन बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस किस प्रकार बनाया जाता है। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधियां, तो पहला धातु के ऑक्साइड से। देखिए, जो कम क्रियाशील धातु होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, मैंगनीज हो गया, इनके ऑक्साइड प्रायः अस्थायी होते हैं, तापीय रूप से थर्मली अनस्टेबल होते हैं। इनको गर्म करने पर ये अपघटित हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। क्लियर? किनके ऑक्साइड? कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड। अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड जल्दी ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, वे गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं। उनको अपघटित करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है। लेकिन जो कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, कम विद्युत धनात्मक तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, वे अस्थायी होते हैं। उनको गर्म करने पर वे अपघटित होकर के ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो लिखेंगे कम विद्युत धनात्मक या कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर कम क्रियाशील धातु होता है, इसके ऑक्साइड को गर्म करेंगे, यह अपघटित होकर Ag+O2 बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो लगा दिए, 2 दूनी 4 हो गया सिल्वर। उसी तरह HgO, इसको गर्म करेंगे, यह अपघटित होकर Hg+O2 बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दिए, 2 हो गया। उसी तरह Pb3O4, इसका नाम होता है रेड लेड, इसको गर्म करेंगे, यह अपघटित होकर PbO+O2 बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा दिए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 PbO, 4 दूनी 8 हो गया, 6 2 8। ठीक है। उसी तरह MnO2,
इसको गर्म करेंगे या अपघटित होकर Mn3O4 प्लस O2 बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 मैंगनीज है, यहाँ 3 लगा दिए, 3 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन, 4 2 6। इसका नाम हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? 3 मैंगनीज है तो ट्राई मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन है तो टेट्रोऑक्साइड। क्लियर? तो क्या हम लोग देखे कि कम विद्युत धनात्मक जो धातु हैं उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होते हैं, अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होंगे। क्लियर हो गया? यहां नोट करके लिख देते हैं कि नोट करके यहां पर लिख दीजिए कि अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड विद्युत अपघटन द्वारा अपघटित हो सकते हैं, गर्म करने पर नहीं। इसको ध्यान रखना है कि जो अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड, अधिक क्रियाशील धातु के ऑक्साइड मतलब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड हैं। इनको गर्म करके ऑक्सीजन नहीं अलग कर सकते हैं, इनको गर्म करके ऑक्सीजन इस तरह से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी प्राप्त होगा जब कम विद्युत धनात्मक, कम क्रियाशील धातु जैसे सिल्वर, मरकरी, लेड, मैग्नीज, इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करेंगे तभी, क्योंकि इन धातुओं के ऑक्साइड कम अस्थायी होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ये जल्दी अपघटित हो जाते हैं। इनके ऑक्साइड अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि इन धातुओं का ऑक्सीजन से अधिक लगाव होता है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मेथड देखते हैं लवण से। देखिए कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, ऑक्सीजन उनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन अधिक होता है। तो ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन की अधिकता वाले ऑक्सीजन रिच साल्ट को जब गर्म करते हैं तो वे अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो लिखेंगे कि ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन की अधिकता वाले लवणों को गर्म करने पर ये अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देते हैं। जैसे KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। इसको गर्म करेंगे तो यह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देगा। तो देखिए इस तरह से ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गया। उसी तरह KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको गर्म करेंगे तो यह अपघटित होकर K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 देगा। ठीक है ना? इसको बैलेंस कर लेते हैं। K2 हो गया, Mn 2 हो गया, O हो गया 4 दूनी 8, 4 2 6 2 8। देखिए यहाँ ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। ये ऑक्सीजन रिच साल्ट कहलाते हैं, ऑक्सीजन की अधिकता वाले साल्ट कहलाते हैं। उसी तरह से और भी, जैसे मान लीजिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको गर्म करेंगे तो KNO2 प्लस O2 बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा दिए, 2 हो गया, K2 हो गया, N भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 4 2 6, यहाँ ऑक्सीजन गैस निकला।
इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, यह हो गया पोटेशियम नाइट्राइट। जितने ग्रुप फर्स्ट के जो धातु के नाइट्रेट हैं, यहाँ पोटेशियम की जगह पर, यहाँ आप पोटेशियम की जगह पर सोडियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम भी ले सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट के धातुओं के जो नाइट्रेट होते हैं लिथियम को छोड़कर, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं लिथियम को छोड़कर ग्रुप वन के धातु के नाइट्रेट को गर्म करने पर ये नाइट्राइट एंड O2 देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। लिथियम को छोड़कर ग्रुप वन के धातु के नाइट्रेट को गर्म करने पर ये नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देते हैं। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म किए, पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। रुबिडियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, रुबिडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी धातु हैं लिथियम को छोड़कर, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो दूसरी तरह से टूटता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaOCl2, इसको गर्म करेंगे तो CaCl2 प्लस O2। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लग गया। ये क्या है? CaOCl2, यह ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको गर्म करेंगे, अब घटित होकर कैल्शियम फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये जितने भी लवण हैं, जितने भी साल्ट हैं, ये ऑक्सीजन रिच साल्ट कहलाते हैं। देखिए इसमें भी ऑक्सीजन रिच है, ये गर्म करने पर अब घटित होकर के ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं ऑक्सीकारक से। ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इनकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो ये ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हो गया, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। चलिए बैलेंस कर देते हैं इसको। 4, यहां भी हो गया 4, उसके बाद ऑक्सीजन SO4 यहाँ पर कितना हो गया? 4 और 4 3 12, 12 4 16, तो यहाँ 16 लगा दिए तो 16 H2 हो जाएगा, 16 H2 हो गया।
4 हो गया K2, 4 हो गया Cr2, SO4 हो गया, 4 यहाँ पर, और ये 4 यहाँ 12, 4 16, तो यहाँ 16 हो गया, 16 H2, तो 16 H2 हो गया। ऑक्सीजन 7 चौक 28, तो यहाँ हो गया 16, बच गया 12, तो यहाँ 16, 12 28 हो गया। यहाँ देखिए 4 K2SO4, यहाँ पर हो जाएगा 8 Mn है, तो 8 हो गया। SO4 कितना हो गया 8, और ये 4 12, तो 12 है, तो यहाँ 12 कर दिए, 12 H2 हो गया, तो चलिए यहाँ पर भी 12 हो गया। ऑक्सीजन 8 चौका 32, तो यहाँ हो गया 12, बच गया 20, तो यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, ये देखिए याद रखेंगे कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक जो होते हैं ये ऑक्सीजन देते हैं, इनका ये नेचर ही होता है कि ये ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए इनका जब अभिक्रिया में यूज किया जाता है तो ये ऑक्सीजन देते हैं, वह ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं वायु से। हम लोग जब नाइट्रोजन गैस पढ़े थे, नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि, तो वहां भी वायु से देखे थे। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। क्या करते हैं कि वायु को निम्न ताप और उच्च दाब पर पहले उसको द्रव में बदल लेते हैं। द्रव वायु प्राप्त हो गया, जब द्रव में बदल लेंगे तब क्या करेंगे कि उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे, बंद पात्र में गर्म करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि वायु का यानी द्रव वायु का, लिक्विड एयर, द्रव वायु का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पर 90 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है बाबू? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में इधर लगा हुआ है, ठीक है, नली लगा हुआ है, यहां कंटेनर है। इसमें क्या किए कि हम द्रव वायु लिए। द्रव वायु में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन गैस होगा, ऑक्सीजन, ये दोनों द्रव अवस्था में होंगे। वायु को पहले क्या किए, वायु जो गैसीय अवस्था में होता है इसको निम्न ताप और उच्च दाब पर, यह वायु जो गैस के रूप में है, इस वायु को हम किस रूप में बदल लिए? द्रव के रूप में बदल लिए। किस रूप में? द्रव के रूप में। अब इस द्रव को क्या करेंगे हम लोग कि गर्म करेंगे, यहां पर गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म करें, जैसे टेम्परेचर मान लीजिए हम बढ़ाते बढ़ाते 40 केल्विन किए, 50 केल्विन किए, बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे 70 केल्विन होगा, ये 70 यानी 77 केल्विन जब होगा तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 77 केल्विन, और ऑक्सीजन का 90 केल्विन होता है। तो जब गर्म करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर 40 केल्विन, 50 केल्विन, 60 केल्विन, 70 केल्विन, जब 77 केल्विन होगा तो नाइट्रोजन जो द्रव है यह उबलना शुरू होगा।
उबलेगा, यह वाष्प में बदलेगा और यह वाष्प इधर से आकर के इसमें इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, 77, 78, 80 तक भी कर दिए। पूरा नाइट्रोजन जो द्रव के रूप में है यह बॉयल हुआ, बॉयल होकर वाष्प में बदला, यह वाष्प इधर आकर के इकट्ठा हो गया, पूरा नाइट्रोजन निकल गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन उसमें बच गया और कुछ और गैसें जो 1% में होता है, हीलियम वगैरह या अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अब हम क्या किए कि टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते 90 केल्विन किए, 90 केल्विन किए। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 90 केल्विन होगा तब 90 केल्विन किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ऑक्सीजन का। यह बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इन सबका। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है। 90 केल्विन पर ऑक्सीजन बॉयल होना शुरू हुआ। 90, 91, 92 किए तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो द्रव के रूप में है यह वेपर के रूप में बना और यह वेपर इधर आया, यहाँ पर इकट्ठा कर लिए, इकट्ठा करके उसको अलग कर लिए। अब उससे हम लोग ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का वह टाइप जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कंपोनेंट प्राप्त हो। द्रव मिश्रण का डिस्टिलेशन कराया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। तो इसमें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन है, ऑक्सीजन का 90 केल्विन है। जैसे जैसे गर्म करेंगे पहले नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, उसको हटा लिए, फिर दूसरा कंटेनर यहाँ लगाए। अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 90 केल्विन करेंगे, ऑक्सीजन बॉयल होना शुरू होगा, ऑक्सीजन वाष्प में बदलना शुरू होगा। 2-3 केल्विन और टेम्परेचर बढ़ाए, 91, 92 किए तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन वाष्प के रूप में इधर चला आया। ऑक्सीजन गैस हमारा अलग हुआ, अलग ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गया। तो ये हम लोग देखे वायु से कैसे प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम लोग वाटर से भी प्राप्त कर सकते हैं, जल से। जल से कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जल का फॉर्मूला H2O। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने H2O का यानी H2O का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, उसमें थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाकर के उसकी चालकता बढ़ा देते हैं और तब उसका विद्युत अपघटन कराते हैं। यानी यहां लिख रहे हैं कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाकर विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा दे। देखिए रिएक्शन, H2O आयन में टूटेगा तो H+ और OH-। कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर H+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर H में बदल गया, 2H मिलकर के H2 प्राप्त हो गया। ठीक है, हमको ऑक्सीजन प्राप्त करना है ना, तो यहाँ पर एनोड पर होगा। एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। चलिए, कैथोड हो गया। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर OH- जाएगा। OH- देखिए ऐसे टूट रहा है, तो इस तरह एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हम लोग एनोड से प्राप्त कर लेंगे। तो ये हम लोग देखे ऑक्सीजन गैस बनाने की विधियां। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण के बारे में। तो देखिए,
पहला, यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। ठीक है, इसमें न तो कोई कलर होता है, न कोई टेस्ट होता है और न कोई स्मेल होता है। रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन। दूसरा, यह हवा से भारी होता है। यह हवा से भारी होता है। अभी आपको शुरू में लेक्चर में बताए हैं कि जिसका वाष्प घनत्व 14.4 से कम होगा वह हवा से हल्की होती है, और जिस गैस का वाष्प घनत्व 14.4 से अधिक होगा वह हवा से भारी होता है। इसका वाष्प घनत्व 16 होता है। 16 14.4 से अधिक है, इसलिए हवा से भारी होगा। थर्ड, यह जलने में सहायक होता है। सपोर्टर ऑफ कंबशन कहा जाता है, जलने में सहायक होता है। अगला पॉइंट, यह जल में अल्प घुलनशील होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अल्प घुलनशील होता है। देखिए, ऑक्सीजन गैस, आप ये नहीं समझिएगा कि वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O है तो ऑक्सीजन उसमें बहुत ज्यादा घुला रहता है। ऑक्सीजन गैस बहुत कम घुलनशील होता है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। जल में बहुत कम घुलनशील होता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट, यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, उदासीन होता है। यह 3 आइसोटोपिक फॉर्म पर आ जाता है। यह 3 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। कौन कौन? तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। इसमें सबसे अधिक ये पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट सर्वाधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन कौन है? तो ऑक्सीजन 16, यही सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए ऑक्सीजन का फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, इसको नोट कर लीजिए। तब रासायनिक गुण देखते हैं। तो ऑक्सीजन के रासायनिक गुण में पहला देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड, बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो गया, 2 दूनी 4। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना? ठीक है, देखिए सोडियम क्रियाशील धातु है। क्रियाशील धातु यहां नोट करके लिख देते हैं। क्रियाशील धातु मतलब अधिक क्रियाशील धातु, यहां से चले लिखते हैं, यहां से पॉइंट वाइज। अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम इत्यादि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। कमरे के ताप पर ही कर जाते हैं, इसमें गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना पड़ता है
तो जलाना पड़ता है। आप प्रयोगशाला में गए होंगे, प्रयोग किए होंगे, तो मैग्नीशियम रिबन पतला सा होता है, मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाते हैं बर्नर पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर या गर्म करने पर, जलाने या गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, मैग्नीशियम को जलाएंगे, तब क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए, यानी अलग अलग धातु की क्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग होगी। कम क्रियाशील धातु होगा तो गर्म करना पड़ेगा, अधिक क्रियाशील होगा, बहुत अधिक क्रियाशील तो अपने आप जलेगा। एल्युमिनियम, आयरन इत्यादि धातुओं को अत्यधिक गर्म करने पर, अत्यधिक गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि लाल हो जाए, रेड हॉट करते हैं, तो बन जाता है Al2O3, बैलेंस कर देंगे। उसी तरह आयरन, आयरन को रेड हॉट करना पड़ता है, पूरा लाल तप्त करेंगे, तब जाकर के बनेगा Fe2O3, बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 लगा दिए, 4, यहाँ 3 हो गया। तो ये हम लोग देखिए धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं अधातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, अधातु के साथ भी ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है ना। लिख देते हैं, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, यदि ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, अधिकता में है, अधिक मात्रा में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सल्फर का अणु सूत्र A होता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं, 8 सल्फर है, 8 हो गया, 8 दूनी 16, यहाँ 8 हो गया। फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है, P4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, P4O10 बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सभी अधातु हैं, अधातु के साथ अभिक्रिया होगा तो उनका ऑक्साइड बनेगा। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ यौगिकों के साथ अभिक्रिया। जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, अमोनिया हो गया NH3, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा दिए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया तो यहाँ पर 3 लगा दिए, यहाँ पर 4 लगा देते हैं, 3 चौका 12 हो गया तो यहाँ 6 हो गया। अब हो गया 4 नाइट्रोजन, 4 6 10, यहाँ पर 5 हो गया। इसको देखिए, यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है,
और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो इसको उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है। यानी यह रिएक्शन जो है, यह अभिक्रिया जो है अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण का मतलब हुआ उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। यहाँ उत्प्रेरक प्लेटिनम है, प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है, अमोनिया का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का उपयोग होता है जब हम लोग आगे नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, तो नाइट्रिक एसिड बनाने का एक मेथड होता है ओस्वाल्ड प्रोसेस, ओस्वाल्ड विधि। ओस्वाल्ड विधि द्वारा जब अमोनिया ये नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो उसमें इसका यूज पड़ता है, अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो लिख देते हैं, इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में ओस्वाल्ड प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। अब दूसरा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर SO3 प्राप्त होता है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, SO3 बनेगा। यह V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, V2O5 का नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा। यहाँ लिख देते हैं, इसका उपयोग कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 बनाने में होता है। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करा करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, उसके बाद इसमें स्टेप्स आता है कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और भी ऑक्सीकरण होता है यौगिकों का, जैसे देखिए CuCl2 की उपस्थिति में HCl का ऑक्सीकरण कराने पर क्लोरीन प्राप्त होता है। ठीक है, HCl ऑक्सीजन से अभिक्रिया CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो HCl जो है वह क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। बैलेंस कर देते हैं, यहां पर 4 लगा देते हैं, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 होगी, यहाँ क्लोरीन का 0 होगा। -1 से क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए HCl का ऑक्सीडेशन हो गया क्लोरीन में, किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन के साथ। अगला हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन कौन कौन से तत्वों से बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। ध्यान दीजिए,
हाइड्रोकार्बन बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन दो ही तत्व से बने होते हैं। इनका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा, H2O और CO2, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन जलेगा तो H2O देगा, कार्बन जलेगा तो CO2 देगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, दो ही प्रोडक्ट बनेगा, CO2 एंड H2। तो देखिए यहां लिखते हैं हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। देखिए जैसे हाइड्रोकार्बन CH4 हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे CO2 और H2O, और हमेशा उष्मा निकलता है या उष्मादायी अभिक्रिया होता है। इस उष्मा का उपयोग या उष्मा निकलने के चलते हाइड्रोकार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किया जाता है। बैलेंस कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर तो 2 हो गया, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया 2। और ले सकते हैं जैसे C2H6 ले सकते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे CO2 प्लस H2, एकदम बिल्कुल सेम प्रोडक्ट। कोई भी हाइड्रोकार्बन यहाँ पर लेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ब्यूटीन, हेक्सीन, बेंजीन, कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, बस यही प्रोडक्ट मिलेगा। केवल बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 2 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 लगा दिए, 6 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 6 8 14, यहाँ 7 लगा दिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2, H2O और उष्मा यही प्राप्त होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस का उपयोग। ऑक्सीजन गैस का उपयोग तो सभी लोग करते हैं, जो हम लोग श्वसन करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीवधारी हैं जिनमें जीवन होता है, वे सभी श्वसन करते हैं। और श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लिखेंगे सभी जीवधारियों यानी एनिमल्स द्वारा श्वसन हेतु ऑक्सीजन गैस का यूज होता है। दूसरा देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीजन द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके SO3 प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी ऑक्सीजन का यूज होता है। तो लिख देते हैं HNO3 तथा H2SO4 जैसे यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, देखिए हम लोग मेटालर्जी तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत पढ़े थे। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में जारण या निष्तापन याद कीजिए आप लोग। जारण, रोस्टिंग हम लोग पढ़े थे, भर्जन या जारण। उसमें बताया गया था कि अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें सल्फर और आर्सेनिक जैसी जो अशुद्धियां होती हैं वे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और ये ऑक्साइड वाष्पशील होते हैं, अयस्क से वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, इसलिए सल्फर और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां दूर हो जाती है। तो लिख लेते हैं, तत्वों के निष्कर्षण में सल्फर तथा आर्सेनिक जैसी अशुद्धियों को दूर करने में ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए, आप लोग कहीं वेल्डिंग करते हुए देखे हैं? जहां पर वेल्डिंग होता है, धातुओं का वेल्डिंग कटिंग होता है, वहां पर देखेंगे कि एक सिलेंडर से पाइप द्वारा एक गैस निकलता है, वहां पर गैस को जलाते हैं, और जब जलाते हैं तो उससे जो हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, उससे वेल्डिंग होता है।
अब जरा सोचिए कि उस सिलेंडर में जो गैस है, जो पाइप से निकला है, वो कौन सा गैस है? तो वह एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। जब वह दोनों का मिश्रण बाहर निकलता है, जलता है, तो एसिटिलीन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन जलेगा तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा निकलती है, वह उष्मा ज्यादा होती है और उसी उष्मा का उपयोग किया जाता है धातुओं के वेल्डिंग में। तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए जो गैस इस्तेमाल किया जाता है, जो सिलेंडर में रहता है, पाइप द्वारा जो लेकर जाते हैं, उसमें किसका मिश्रण होता है? एसिटिलीन ऑक्सीजन गैस का। तो उसको ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहा जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है। तो लिखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस के रूप में धातुओं के वेल्डिंग के लिए, तो ये ऑक्सीजन गैस के मेन यूज हो गए। और भी बहुत सारे यूज है, ये मुख्य उपयोग ऑक्सीजन गैस के हो गए। अब हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो ये पिछले लेक्चर पी ब्लॉक 25 के क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट का ये, सेकंड का बी, थर्ड का सी। और आज के लेक्चर पी ब्लॉक 26, आज के लेक्चर पर ये आधारित क्वेश्चन हो गए। सभी क्वेश्चन आज ही आप लोग पढ़ करके, इसको अच्छी तरह से समझ करके, और सभी क्वेश्चन का आंसर आज ही कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।